Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube English literature channel. Today we are going to discuss about the critical theory. इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इसमें critical theory, what is critical theory, इसका concept, फिर इसका origin, फिर development इसकी कैसे हुई, develop कैसे हुई, फिर ये ट्रेडिशनल थेरी और क्रिटिकल थेरी ये आपस में किस तरह कंट्रास्ट है और कंपैरिजन रखती हैं. फिर इसके जो ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर उसके बाद क्रिटिकल थेरी और फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स इनके आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, और किस तरह इन्होंने क्रिटिकल थेरी को ओरिजिन किया, ठीक है, ओरिजिनेट किया. सो इसके बारे में ही आज हम जानने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट. बट आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स. थैंक यू सो मच. लेट्स गेट स्टार्ट. आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिटिकल थेरी. अच्छा, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ कि क्रिटिकल थेरी होती क्या है. क्रिटिकल थेरी ऐसी सोशल थेरी है. क्रिटिकल थेरी को हम और क्या बोलते हैं, सोशल थेरी भी बोलते हैं. इट्स मीन कि ये सोसाइटी की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको देखती है, उनको क्रिटिसाइज़ करती है, उन पे मुख्तलिफ़ किस्म की थेरीज अप्लाई करती है और उसमें चेंज लाने की कोशिश करती है, ठीक है. क्रिटिसाइज़ करती है सोसाइटी को चेंज लाने की, इस सोसाइटी में चेंज लाने की बड़ी कोशिश करती है. यानी कि ये सोसाइटी की सिर्फ मसलों को अंडरलाइन नहीं करती, ये सोसाइटी को सल्यूशन भी बताती है कि अगर आपके दरमियान आजकल ये मसला चल रहा है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज़ करती है, बट उसके बाद उसमें चेंज लाने के लिए उसका सल्यूशन भी देती है. ये होती है क्रिटिकल थेरी. अब ट्रेडिशनल थेरी भी तो यही होती है. ट्रेडिशनल थेरी यानी कि ये भी हमारे कल्चर सोसाइटी को ही देखती है, लेकिन ये ट्रेडिशनल थेरी से किस तरह मुख्तलिफ है, क्योंकि ट्रेडिशनल थेरी जो है ये जस्ट फोकस करती है प्रॉब्लम को समझने में और एक्सप्लेन करने में. ये प्रॉब्लम को समझती है कि सोसाइटी में ये मसाइल चल रहे हैं और उसको जस्ट एक्सप्लेन कर देती है कि हाँ भाई ये मसाइल चल रहे हैं, ये पैदा हो रहे हैं, बट उसके बिहाइंड जो रीज़न होता है वो हमें नहीं बताती. उसके अलावा उसके बिहाइंड अगर रीज़न हमें बता देती है उसका सल्यूशन नहीं बताती. तो इस तरह ये मुख्तलिफ है कि क्रिटिकल थेरी हमें सल्यूशन देती है और जो हमारी ट्रेडिशनल थेरी है ये जस्ट एक्सप्लेन करती है कि सोसाइटी में चल क्या रहा है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स क्या हैं. ठीक हो गया. आगे हम देखते हैं कि क्रिटिकल थेरी का मकसद क्या होता है. ट्रेडिशनल थेरी का तो हमने पढ़ लिया कि जस्ट एक्सप्लेन करती है और अंडरलाइन कर देती है. फिर उसके बाद क्रिटिकल थेरी का मकसद होता है गहराई में जाना. जो सरफेस होती है सिर्फ उसको नहीं देखना, उसके इनर मीनिंग्स को भी देखना, इनर जो सोशल लाइफ है उसको भी देखना, डीपली जज करना और उनमें जो अजम्पशंस होती हैं, उनमें जो हाइपोथेसिस होती हैं, उनकी जो मुश्किलात होती हैं, उनकी जो प्रॉब्लम होती हैं, उनको अनकवर करना. दैट कीप ह्यूमन बीइंग फ्रॉम अ फुल एंड ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड वर्क्स. ऐसी इस तरह अनकवर कर देती है कि ये जो हमारी दुनिया है इसको पता चल जाता है, बल्कि ह्यूमन बीइंग्स को पता चल जाता है कि ये दुनिया उसके लिए किस तरह काम कर रही है और वो इस दुनिया के लिए किस तरह काम कर रहा है. इस कदर वो अनकवर कर देती है हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनके सल्यूशन के साथ. ठीक हो गया. तो क्रिटिकल थेरी क्या करती है, सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करती है. वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है क्रिटिसाइज़ करना जस्ट नेगेटिव वे में होता है. और उसमें फिर चेंजिंग लाना विद द पैसेज ऑफ टाइम, या जैसे ही मतलब जिस तरह भी वो चेंज ला सकती है वो सोसाइटी में चेंज लाती है. और जो प्रॉब्लम्स, जो भी मसाइल उस सोसाइटी में उठ रहे होते हैं, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना उसका काम नहीं है. एक्सप्लेन तो ट्रेडिशनल थेरी भी कर देती है, इसका काम है उनके सल्यूशन ढूंढना. ठीक है, क्रिटिकल थेरी सल्यूशन ढूंढ के प्रॉब्लम्स की हमें देती है. अब क्रिटिकल थेरी कहाँ से इमर्ज हुई, ठीक है, आपको MCQs भी आ सकता है
ट्रेडिशनल थ्योरी मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन से, मार्क्सिज्म अब क्या था, जब उसने क्लास कॉन्फ्लिक्ट का बताया था सोसाइटी में कि अपर क्लास रिच से रिचेस्ट होती जा रही है, लोअर क्लास जो है वो पुअर से पुअरेस्ट होती जा रही है। क्लास में क्लैशेस, क्लास कॉन्फ्लिक्ट चलने लग गया था, सोसाइटी में क्लैशेस आ गए थे, ठीक है। और तब उसको एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड करके एक्सप्लेन कौन करती है, ट्रेडिशनल थ्योरी। लेकिन उसके वजूहात एज वेल एज उसकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन कौन बताता है, वो हमारे पास आती है हमारी क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है। एंड वॉज डिवेलप्ड बाय ग्रुप ऑफ, ये इमर्ज हुई है मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन से, मार्क्सिस्ट का जो ट्रेडिशन था उधर से। और इसको डिवेलप किसने किया है, सोशियोलॉजिस्ट ने। सोशियोलॉजिस्ट जो सोसाइटी के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी, ठीक है। जिसको वो कहते हैं, जिसमें ऐड कौन होते हैं, बहुत ज़्यादा थेरिस्ट होते हैं, जो कि द फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डिवेलप किस तरह हुई है, ठीक है। क्रिटिकल थ्योरी को आजकल क्या जाना जाता है, ये हमने पढ़ लिया है कि मार्क्सिज्म से ही ये इमर्ज हुई है, मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन से इमर्ज हुई है। इसमें इकोनॉमी आ जाती है, इसमें सोसाइटी आ जाती है। इकोनॉमी की वजह से लड़ाई हुई थी ना, सोशल कॉन्फ्लिक्ट आया था, रिच जो थे वो रिचेस्ट होते जा रहे थे, पुअर पुअरेस्ट होते जा रहे थे। इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कौन करती है, क्रिटिकल थ्योरी। सोसाइटी की प्रॉब्लम, सोसाइटी में सोशल लाइफ के क्लास कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम भी कौन जो है सॉर्ट आउट करती है, वो भी क्रिटिकल थ्योरी ही करती है, ओके। ये मार्क्सिज्म के थ्योरेटिकल फार्मूलेशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। और अब जो इसके हम कह सकते हैं थ्योरीज जो थे, उन्होंने क्या चीज़ को निकाला है, किस मतलब क्या चीज़ उन्होंने, किस चीज़ पे उनका मेन फोकस था, वो मेन फोकस था कि किस तरह डोमिनेशन और पावर ऑपरेट होती है। जब इस सवाल का जवाब मिलना था, तभी तो पता चलना था कि रिच कैसे रिचेस्ट होता जा रहा है, पुअर कैसे पुअरेस्ट होता जा रहा है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट किस तरह आ रहा है। पहले उन्होंने सवाल ढूंढा कि डोमिनेशन किस तरह है, पावर में किस तरह बंदा आता है। तो वो सारे का सारा गेम क्या था, इकोनॉमी का। किस तरह जो पैसे वाले थे वो भाई डेवलप करते जा रहे थे, अपने आप को भी डेवलप्ड कंट्रीज़ में लेते जा रहे थे, और फिर उनके साथ काम करके वो भी डेवलप हो रहे थे। और जो बेचारे पुअर थे, दिहाड़ीदार बंदे थे, उन्होंने मशीनरी पे मतलब दिहाड़ी लगा के काम करना होता था, उनके रिप्लेसमेंट में क्या आ गई, मशीन। अब फिर क्या हुआ कि जो दिहाड़ी वाले बंदे थे, ठीक है, अब वो क्या करने लगे, उनको रिज़ाइन मतलब उनको निकाल दिया जाने लगा, ठीक है। क्योंकि उनकी जगह किसने ले ली, मशीन ने। मशीन कम वक्त में ज़्यादा काम कर देती है और एक इंसान मशीन का मुकाबला नहीं कर सकता। इस वजह से जिनके पास पैसा था, वो पैसे की वजह से डेवलप होके उनके पास पावर भी आ गई और डोमिनेशन भी आ गई। सही है, ये बात की है किन्होंने, क्रिटिकल थ्योरिस्ट ने, और फिर उसका सल्यूशन भी दिया है। सही है। फिर उसके बाद ये मार्क्सिज्म के फुटस्टेप को फॉलो करते हैं। इसमें क्या आता है कि हंगेरियन लुकस एंड इटालियन एंटोनियो ग्राम्सी, इन्होंने, ये दो बंदे हैं, लुकस और एंटोनियो ग्राम्सी, इन्होंने डेवलप की है क्रिटिकल थ्योरी, एक्सप्लोर किया है कल्चर को और आइडियोलॉजिकल साइड्स ऑफ पावर एंड डोमिनेशन, कि पावर एक्चुअली होती क्या है, डोमिनेशन एक्चुअली होती क्या है, ये कहाँ से ऑपरेट होती है, किस तरह इमर्ज होती है, ये इसकी ओरिजिन किस तरह होती है। ठीक है, इसलिए इनको मेन मेंबर ऑफ फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स कहा जाता है। अब इसमें कुछ और मेंबर भी ऐड होते हैं, जैसे कि होकेमर, ऑफ कोर्स, थ्योरेडर, अडोर्नो, रिच, वाल्टर बेंजामिन, जॉर्गन, हर्बर्ट, ये तमाम की तमाम क्या कहलाते हैं, हार्ट ऑफ द क्रिटिकल थ्योरी।
क्योंकि इन्होंने ही क्रिटिकल थ्योरी को ईजाद किया था, इन्होंने ही क्रिटिकल थ्योरी पे सोचा था, क्योंकि ये सारे क्या थे, सोशियोलॉजिस्ट थे। सोशियोलॉजिस्ट सोशल लाइफ पे बात करने वाले, सोसाइटी पे बात करने वाले, सोसाइटी के कॉन्फ्लिक्ट्स पे बात करने वाले, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ आपको बताई जाती हैं, वजूहात भी बताई जाती हैं, लेकिन उनके आंसर्स नहीं दिए जाते, तो इन्होंने उन तमाम चीज़ों के आंसर दिए हैं। अब हम इसकी पर्पस जान लेते हैं। क्रिटिकल थ्योरी अगर हम पढ़ते हैं तो इसका हमें पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। मैक्स होकेमर डिफ़ाइन करते हैं क्रिटिकल थ्योरी, अपनी बुक है उनकी द ट्रेडिशनल थ्योरी एंड द क्रिटिकल थ्योरी, ठीक है। इसमें वो बताते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी मस्ट डू टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इट मस्ट अकाउंट फॉर साइंस, सोसाइटी विद इन अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जब वो किसी चीज़ को मतलब जिस चीज़ का प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ रहे हों, तो सबसे पहले उसको उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरोना वायरस हमें पता तो है, हमें एक्सप्लेन कर दिया, सिम्टम्स हैं, ये सारा कुछ है, सही है, लेकिन इसके हिस्टोरिकल पॉइंट्स पे जाना चाहिए। क्या पुराने ज़मानों में भी ऐसी बीमारी आई थी? क्या तब भी इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए थे? क्या तब जब ये बीमारी आई थी तब कोई इलाज मुमकिन था? ठीक है, अगर था तो वो क्या था, किस तरह उसने लोगों की जान बचाई और कितनी देर में वो सरवाइव कर सकी, कितनी देर में वो जो मेडिसिन थी या जो भी इलाज ट्रीटमेंट था उसका, वो कितनी देर में वो कंप्लीट हो सका और कितनी देर में वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। यानी कि किसी भी चीज़ का हमें हिस्टोरिकल पॉइंट पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, ठीक है, ये पहली बात हो गई। सेकंड है कि इट शुड सीक द थ्योरी offer a robust and holistic critique of incorporating insight from all social sciences। कि जिस भी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है वो, या किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, उसका सल्यूशन देना चाह रहा है, तो वो सल्यूशन इस कदर मजबूत होना चाहिए, इस कदर वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो भी वो डाटा कलेक्ट कर रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड वो तमाम के तमाम रेलिवेंट होना चाहिए। यानी कि उस बीमारी के अकॉर्डिंग ही हमारे पास होना चाहिए, कोई और बीमारी दूसरी ना उठा के ले आए, यानी कि इररेलेवेंट डाटा नहीं, लेकिन जो भी वो तलाश कर रहा है वो उसी साइंस के हिसाब से, उसी सोशल साइंस के हिसाब से होना चाहिए जिसका वो सल्यूशन ढूंढ रहा है। ये दो काम मस्ट हैं, फर्स्ट कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, और सेकंड वन कि जो भी प्रॉब्लम का के रिलेटेड वो डाटा कलेक्ट कर रहा है या सल्यूशन ढूंढ रहा है वो उसी टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, इररेलेवेंट नहीं, रेलिवेंट होनी चाहिए। सही हो गया। अब क्या हो गया कि होकेमर फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि थ्योरी कैन ओनली बी कंसिडर अ ट्रू क्रिटिकल थ्योरी। क्यों, किस तरह कि अगर वो कोई चीज़ को एक्सप्लेन करती है, अगर वो एक्सप्लेनेटरी हो, उस पर प्रैक्टिस की गई हो, वो पहले उसको एक्सप्लेन किया गया हो कि ये सॉल्यूशन है, फिर उस सॉल्यूशन को प्रैक्टिकल करके दिखाया गया हो, प्रैक्टिस की हुई हो कि हाँ पता चले कि हाँ भाई ये पक्का जो प्रैक्टिकल हो रहा है ये बिल्कुल उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है, यानी उस पर प्रैक्टिस होनी लाजमी है। फिर ही पता चलेगा ना, प्रैक्टिस जब होगी कि हाँ ये आंसर सही आया है कि गलत आया है, हाइपोथेसिस हमारी दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त। और सेकंड नॉर्मेटिव, कि उस कल्चर से, उस सोशल लाइफ के अंडर ही हो, उस नॉर्म्स और कल्चर को वो मतलब रखते हुए ध्यान में, उसकी बेस पे वो सल्यूशन ढूंढे, उसको एक्सप्लोर करे, फिर एक्सप्लेन करे, फिर प्रैक्टिकल करे। सही हो गया। तीन चीज़ें, एक्सप्लेनेटरी, फिर प्रैक्टिकल। थर्ड वन इज़ कि जो भी वो एक्सप्लेन कर रहा है या जिस पे प्रैक्टिस हो रही है वो उस ही टॉपिक से, उस सोसाइटी से, उस सोशल कल्चर से, उस सोशल लाइफ से रिलेट करना चाहिए। द थ्योरी मस्ट
एडक्वेटली एक्सप्लेन द सोशल प्रॉब्लम, उसको बड़ी तहजीब के साथ सोशल प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना चाहिए जो कि उस सोसाइटी में पाई जा रही हैं। फॉर ऑफर प्रैक्टिकल सोल्यूशन, उसको उसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताना चाहिए। फॉर हाउ टू रिस्पॉन्ड दैम, ताकि उनको पता चले, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको पता चले कि अगर कोई प्रॉब्लम आई उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसको दूर कैसे भगाना है, उसका सल्यूशन क्या है। इसलिए प्रैक्टिकल होना लाजमी है। एंड अबाइड बाय द नॉर्म ऑफ क्रिटिसिज्म एस्टैब्लिश बाय फील्ड, कि जिस पे फील्ड में रहते हुए वो ढूंढ रहा है सल्यूशन प्रॉब्लम का, वो उसी के नॉर्म्स और कल्चर्स को देखते हुए करे। सही है। हॉकेमर जो है वो कंडेम करते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी जो है वो फेल हो गई है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सप्लेन करती है चीज़ों को, हमें समझा देती है बड़े खूबसूरत अंदाज से, लेकिन हमें उसका सल्यूशन नहीं देती। ठीक है, उसके पास क्वेश्चन ही मतलब पावर और डोमिनेशन की जो क्वेश्चंस हैं उसका आंसर ही नहीं है कि पावर किस तरह आई। हम तो सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको जब यही नहीं पता कि पोर कैसे पोरेस्ट हो रहा है और फिर रिच कैसे रिचेस्ट हो रहा है, तो उसको पावर और डोमिनेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, तो हमें क्या बताएगी, हमें सोल्यूशन नहीं बताती। इस वजह से वो फेल हो चुकी है टोटली। एंड ही कल्ट एक्सपेंडेड ग्रामसिक क्रिटिक ऑफ रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल एग्जाम इन द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। अब वो कहता है कि उसने इस बेस पे क्रिटिकल थ्योरी को जो है वो सक्सेसफुल माना है, क्योंकि वो कहता है कि वो रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल के साथ काम करती है, और फिर वो क्रिटिसाइज़ करने के साथ साथ उस सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देती है जो सोसाइटी में चल रहे होते हैं। अब हम इसके फ्लास जो होते हैं, हर चीज़ का ड्रॉबैक होता है, ठीक है, फीडबैक होते हैं, ड्रॉबैक्स भी होते हैं, ठीक है। अब क्रिटिकल थ्योरी का भी ड्रॉबैक है। अब वो ड्रॉबैक क्या है, ये जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं, यानी कि क्रिटिकल थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब वो नेगेटिव पॉइंट्स में उन्होंने हम पॉजिटिव पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, अब नेगेटिव पॉइंट्स में उन्होंने हमें क्या बताया है कि जो क्रिटिकल थ्योरी है ये एक्सपीरियंस इसके पास है बहुत ज़्यादा मुश्किलातों का, ठीक है, लेकिन theorists both in the same generation and across different generation of tradition, critical theory has drawn criticism from outside. इसके बाद हर चीज़ का सलूशन है, इस जनरेशन का भी उस जनरेशन का भी, लेकिन फिर भी इसके बड़े ड्रॉबैक्स हैं, फिर भी इसको ड्रॉन कर दिया गया है। Perhaps the most major criticism of critical theory is that it failed to provide the rational standard. ये रैशनल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करने में लोगों को, सोसाइटी को फेल हो गई है। किस तरह? विच इट कैन शो डैट सुपीरियर टू अदर थेरीज ऑफ नॉलेज, साइंस और प्रैक्टिकल। क्योंकि ये प्रोवाइड क्या करती है, इसने अच्छा रैशनल स्टैंडर्ड देने में फेल हो चुकी है। फिर ये क्या दिखाती है, अपने आप को सुपीरियरिटी दिखाती है कि दूसरी जो थेरीज़ हैं जैसे कि नॉलेज, साइंस और प्रैक्टिस, ये कुछ भी नहीं है, क्रिटिकल थ्योरी ही सब कुछ है। डेट्स वाई ये इसका ड्रॉबैक है कि ये रैशनल स्टैंडर्ड को ही भूल गई है। जैसे कि हग्स एंड हग्स कहते हैं कि हग्स से ऑफ हर्बर्म्स थ्योरी ऑफ आइडियल पब्लिक डिस्कोर्स, वो कहते हैं कि से मच अबाउट प्रश्न। अच्छा, इसमें क्या बात कहें कि जो बोलने वाला है ना, जो रैशनल बंदा है वो बहुत कुछ कहता है, रैशनल जो है बहुत कुछ कहता है, कहने वाला अक्लमंद इंसान बहुत कुछ कहता है, लेकिन जो बट वेरी लिटल अबाउट एक्टिंग, लेकिन उसमें से कुछ लोग होते हैं जो उस पर अमल करके दिखाते हैं, क्योंकि बाकियों की ऊपर से गुजर जाती है बात। क्यों गुजर जाती है? उनके पास वो फीलिंग्स नहीं होती, वो पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं होते जिससे वो परसीव कर सकें कि वो क्या अगला बंदा कहना चाह रहा है। फिर उसके पास वैसी इमेजिनेशन नहीं होती जिस इमेजिनेशन में वो रैशनल टॉकर बात कर रहा है। फिर बॉडीली एक्सपीरियंस, अब उसने खुद वो चीज़ों को झेला नहीं होता, इस वजह से उसको खुद एक्सपीरियंस ही नहीं होता, इस वजह से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसमें वो थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी फिट ही नहीं आती, क्योंकि उसको लगता ही नहीं है
कैसी प्रॉब्लम्स, पावर किस तरह बनी, फिर डोमिनेशन किस तरह ईजाद हुई, इस चीज़ों से उसको कोई गर्ज ही नहीं है। सोशल स्टेटस से, सोशल लाइफ से उसको कोई गर्ज ही नहीं है। अगर होगा भी तो कुछ उनके पास वैसा दिमाग नहीं होता, वैसी इमेजिनेशंस नहीं होती, वैसी फीलिंग्स नहीं होती जिसकी वजह से वो चीज़ परसीव कर सके जो अगला बंदा आपको कह रहा है। सही हो गया, ये भी इसका ड्रॉबैक है। क्रिटिकल थ्योरी हैज़ ऑल्सो बीन क्रिटिसाइज फ्रॉम फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव। फेमिनिज़म की जो पर्सपेक्टिव्स हैं इन्होंने उसको भी क्रिटिसाइज़ किया हुआ है कि फ़ीमेल्स जो हैं, फ़ीमेल्स का इन्होंने कोई रोल प्ले अगर हुआ भी है वो इन्होंने बताया ही नहीं है कि फ़ीमेल्स का भी कोई रोल होना चाहिए। इन्होंने उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरलाइन ही नहीं किया, उसका सल्यूशन ही नहीं बताया। इस वजह से भी ये अपनी पूरी, अगर कहती है ना कि मेरे पास नॉलेज है, साइंस है, प्रैक्टिस है, तो उस लिहाज से ये फेल हो गई है। फिर द फेमिनिस्ट criticism of critical theory contends that critical theory can be as narrow and oppressive। ये कोई भी रैशनैलिटीज़ नहीं रखती, इसके पास कोई नॉलेज नहीं है, ये एक नैरो है और ऑप्रेसिव है। जैसे कि रैशनलाइजेशन है, ब्यूरोक्रेटाइजेशन है और कल्चर दैट सीक टू अनमास्क एंड चेंज। ऐसा कल्चर जो फॉर एग्जांपल ऐसी फुप्पो जो आपके अंदर कोई फॉल्ट ढूंढ रही हो और अचानक उस फॉल्ट को पकड़ ले, पूरी दुनिया को बता दे, कि पूरे ख़ानदान को बता दे कि भाई इसमें ये फॉल्ट है, मैंने सिगरेट पीता हुआ पकड़ लिया है। ठीक है, अब पूरी दुनिया फिर मिल के, पूरा ख़ानदान मिल के आपको चेंज लाएगा और उसको लगता है कि मैंने चेंज लाया है, मैंने बताया है तो ही चेंज आया है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है क्रिटिकल थ्योरी का। सही है। फॉर एग्जाम्पल, एक्नॉलेज दैट क्रिटिकल थ्योरी आर ऑफन टू टाइड देयर विजन ऑफ ट्रूथ दैट दे फेल टू सी देमसेल्फ एज वन ऑफ मैनी वॉइसेस। यानी कि जो वो सोचती है वो दूसरों की ज़ुबान से उस तरह का सुनाने में फ़ेल हो गई है। जैसे कि उसने कहा कि पावर ऑफ डोमिनेशन इस तरह ईजाद हुई, बाकी लोगों को समझ ही नहीं आई, उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी आवाज़ें बुलंद कर ली। किसी को कुछ समझ आया, किसी को कुछ समझ आया। क्यों? उसमें फीलिंग्स नहीं है, पर्सपेक्टिव्स नहीं है, बॉडीली एक्सपीरियंस नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। दैट्स वाई उन्होंने वो सारा कुछ परसीव ही नहीं किया। इस वजह से वो फेल हो गई है कि अपनी आवाज़ उस तक महदूद है, बाकी वॉइसेस में वो चेंज नहीं हुई। सही है, लोगों ने उसकी आवाज़ नहीं बनी, लोग उसकी आवाज़ ही नहीं बने, वो सिर्फ एक आवाज़ बन के रह गई है, मैनी वॉइसेस नहीं बन सकी। एंड दैट द इनलाइटनिंग ऑफ फॉल्स कॉन्शियसनेस ऑफ अदर मे बी अ फॉर्म ऑफ डोमिनेशन रेदर देन लिबरेशन। जैसे कि उसको कहते हैं, उसको लिबरेशन के बारे में ज़्यादातर बात करनी चाहिए थी रेदर देन डोमिनेशन। ये भी उसका ड्रॉबैक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने इसमें क्या पढ़ा? हमने इसमें डेवलपमेंट पढ़ी कि किस तरह डेवलप हुई। फिर उसके बाद हमने इसमें ओरिजिन भी पढ़ा, फ्रैंकफर्ट स्कूल में किस तरह इसका ओरिजिन हुआ 1923 में। फिर उसके बाद हमने इसमें ट्रेडिशनल और क्रिटिकल थ्योरी के दरमियान कंट्रास्ट और कंपैरिजन पढ़ा। फिर इसके ड्रॉबैक्स पढ़े। फिर क्रिटिकल थ्योरी एंड फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स किस तरह आपस में करते हैं, इसके बारे में हम फर्दर भी, क्योंकि इसके बारे में हमने इतना नहीं पढ़ा, लेकिन फर्दर अपनी वीडियो में हम नेक्स्ट जब क्रिटिसाइज या ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल थ्योरी जब डिटेल में करेंगे, तब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल थ्योरी और फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ थॉट्स के दरमियान क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। दुआ में याद रखिएगा एंड डोंट नॉट फॉरगेट टू मस्ट सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट किया करें, एज़ वेल एज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें एंड शेयर किया करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।